चलो, बलजीत सिंह पुरस्कार किस फील्ड से? हॉकी से। हॉकी से किधर? गोलकीपर, हॉकी गोलकीपर। अजीत पाल सिंह मिडफील्डर, ठीक है। बलबीर सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर। और दिलीप तिर्की क्या हुआ है? ठीक है, डिफेंडर। पॉली उम्रिगर पुरस्कार क्रिकेट में किस चीज से संबंधित? बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर, ठीक है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाला अमरनाथ रणजी ट्रॉफी के फाइनल का ऑलराउंडर, ठीक है। हाँ, जगमोहन डालमिया बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। सैन्य वीरता पुरस्कार कितने हैं भारत में? 6, जिसमें से युद्धकालीन कितने हैं? 3 और शांतिकालीन 3। युद्धकालीन जो 3 है उसमें सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर, उसके बाद महावीर, उसके बाद वीर। और शांतिकालीन सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर। सर्वोच्च वीरता परमवीर। परमवीर के बाद अशोक, उसके बाद महावीर, उसके बाद कीर्ति, उसके बाद वीर, उसके बाद शौर्य, ठीक है। ये बताए थे तुम लोग को ऑर्डर याद रखने के लिए। जिसमें से जो युद्ध वाला तीनों है वो कब शुरू हुआ? 50। शांति वाला 52, ठीक है। इसमें एक और है। अब हम लोगों का लगभग पुरस्कार खत्म हो गया है। अब हम लोग एक देखते हैं कि भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, ठीक है, जिसको हम लोग नागरिक सम्मान कहते हैं। ये सब क्या था? सैन्य सम्मान। क्या था ये सब? सैन्य सम्मान। अगर पूछा जाए नागरिक सम्मान भारत में कितना है, तो नागरिक सम्मान है 3। कितना है? 3 नागरिक सम्मान, ठीक है। नागरिक सम्मान, इसी में अगला लिखोगे नागरिक सम्मान, ठीक है। क्या हुआ? नागरिक सम्मान। तो भारत में नागरिक सम्मान कितने हैं? ऐसे तो 4 है, 3 नहीं 4 हो जाएगा, या 2, 4 या 2, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं 4, क्या बोल रहे हैं 2, इसको समझो। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। नाम सुने हो ना सब। दूसरा जो पुरस्कार है वो है पद्म पुरस्कार। कौन सा? पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 2 नागरिक सम्मान है, एक है भारत रत्न और दूसरा है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 है। पद्म पुरस्कार कितने हैं? 3। कौन कौन सा? पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण, भूषण विभूषण बोलता है ये, और पद्म श्री, ठीक है। पद्म पुरस्कार जो है ये टोटल 3 है। पद्म भूषण, भूषण और पद्मश्री। हाँ हाँ, पद्म विभूषण। हम क्या लिख दिए? पद्म भूषण। आज मेरा दिमाग थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है जी। विभूषण ना ये, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। आज दिमाग गड़बड़ा गया मेरा। तो नागरिक पुरस्कार भारत में कितने हैं? 2 या नहीं तो 4, ठीक है। अगर 2 देखोगे तो भी ठीक है, और एक्चुअल में पुरस्कार कितने हैं? 4। पहला पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री, ठीक है। इसीलिए टोटल पुरस्कार कितने हो गए? 4। कितने हो गए? अब यही से सवाल हल्का भी पूछता है और थोड़ा भारी भी पूछता है। देखो, पद्म पुरस्कार में भले ही दूसरे नंबर पे आता है, पर पुरस्कार सेकंड है कौन सा? पद्म विभूषण। थर्ड कौन सा? पद्म भूषण। और फोर्थ कौन सा? पद्मश्री। पद्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कौन सा? पद्म विभूषण। दूसरा कौन सा? पद्म भूषण। और तीसरा पद्मश्री। पर नागरिक सम्मान में दूसरा कौन सा? पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। एक कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा सुन के। देखो, 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ सर्वोच्च पद्म सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। दूसरा क्रम का पद्म सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। ये तो पद्म पुरस्कार हो गया, क्योंकि पद्म टोटल कितने हैं? 3। पर अगर तुमसे पूछ लिया कि दूसरे क्रम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तब कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण। क्योंकि पहला कौन है? भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। और यहाँ से सवाल एग्जाम में आया है, इसीलिए छोटा छोटा सवाल होता है, पर अक्सर बच्चा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, एग्जाम में गलती करके आओगे।
किसको बताओगे ये गलती कर दी है? तो पूछा था दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है और मार के आ गए पद्म भूषण। ये सभी जो है 1954 में शुरू हुआ है। ठीक है, तो सबका याद हो गया कि 1954 में भारत का नागरिक सम्मान शुरू हुआ। ठीक है, नहीं याद हुआ ये? बोले तो सबका याद करना पड़ेगा। ठीक है, भारत रत्न कब शुरू हुआ? 1954 में। पद्म विभूषण 1954, पद्म भूषण 1954, पद्मश्री 1954। अब अलग अलग पढ़ोगे सबका याद रखना पड़ेगा। एक साथ पढ़ लिया तो एक याद रखने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब तुमसे नहीं पूछेगा कि पहला पद्म विभूषण किसको मिला था, दूसरा किसको मिला था, ये सब नहीं पूछेगा, क्योंकि एक से अधिक नंबर होते हैं। थोड़ा सा सवाल डिटेल से पूछा जाता है किसके बारे में? भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न को भी डिटेल से भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 मुख्य बातों को सिर्फ हम लिखवा देते हैं। तुम लोग लिखना शुरू कर दिए हो क्या जी? मेरा क्या गलती, हम बोले कहाँ लिखने? भारत रत्न से 2 सवाल याद रखोगे इस जगह। ठीक है, पहला सवाल ये तो पूछ ही लेगा कब शुरू हुआ है? 1954। और पहला जो दिया गया था वो भी कितने लोगों को दिया गया था? 3 को ही दिया गया था। ठीक है, इस तीनों का नाम तुमको याद होना चाहिए कि पहला किसको मिला, पहला किसको मिला। ठीक है, पहला 3 आदमी, इस तीनों का नाम याद रखोगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? एस राधा कृष्णन। ठीक है, एस राधा कृष्णन। दूसरा कौन है? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तीसरा कौन है? सीवी रमन। तो पहला भारत रत्न 3 लोगों को मिला। ये सब भूलने का चीज है। कौन कौन है? एस राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ये 3 लोग हैं जिनको कि पहला भारत रत्न मिला था। अब इससे अनगिनत बार सवाल आता है। ठीक है, भारत रत्न तो अभी और भी देखना है किसको किसको मिला है। तुम लोगों को तो कुछ पढ़ाओगे भी नेता के बारे में, तो बताएंगे किसको किसको भारत रत्न मिला है, कब कब मिला है। ठीक है, बुक में कहां तक देखे थे लास्ट बार हम लोग? कौन सा? ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करके खत्म करेंगे। कुरान का लेखक? वेद व्यास। गाथा सप्तशती? हाल ही भी याद है ना, कम से कम कुछ तो याद है, एग्जाम में कर लेगी, विश्वास है इतना सा। ब्रिक्स कटिकम शूद्र। ठीक है, पंच सिद्धांतिका? वरामिहिर। ठीक है, मत विलास प्रहसन? महेंद्र वर्मन द्वितीय। द्वितीय तक प्रथम था। मत विलास प्रहसन प्रथम लिखा है, प्रथम लिखा है। तबकात ए नासिरी? बीजक? कबीर। प्रेम वाटिका? ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम? विशाखदत्त। गाथा सप्तशती? हाल। चलो, मालविकाग्निमित्रम? कालिदास। ठीक है, चलो अब आज का लिखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान था ना लास्ट? ठीक है, देखो इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। अगला लिख, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। और अगला लिख लेना डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ। अब ये 2 किताब है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि लाइफ डिवाइन कौन है, डिवाइन लाइफ कौन है। और इसको याद करने के बाद कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक थोड़ा सा लॉजिक बताए थे, याद है किसी को? क्या बताए थे? देखो वो उसके लिए है जिसको नाम याद है। अच्छा पहले याद करवा देते हैं, उसके बाद करवाएंगे। तो लाइफ डिवाइन जो है उसके हैं अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ जो है ये है शिवानंद। क्या है? शिवानंद। ठीक है, शिवानंद। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा किताब लिखा कौन है। ठीक है, पहले तो याद कर लो, एक है अरविंद घोष और दूसरा कौन है? शिवानंद। ठीक है, तो डिवाइन मतलब जानते हो क्या होता है? डिवाइन मतलब
देविया, डिवाइन, डिवाइन मतलब देवता से संबंधित जो होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शुद्ध शुद्ध देविया, देविया, देविया चीज, ठीक है, देविया। डिवाइन मतलब क्या हुआ, देविया। अब देखो लाइफ को डिवाइन बना रहा है और एक लाइफ पहले से डिवाइन है, मेरा अपना लॉजिक है, तुम लोग को अपना कुछ है तो लगा लेना। ये तब काम आएगा जब तुम्हारा याद हो जाएगा तुमको, उसके बाद कंफ्यूजन होगा। एक आदमी है अरविंद घोष और एक है शिवानंद। कौन है, शिवानंद। इसमें से पहले से कौन डिवाइन है, शिवानंद मतलब शिव जी या अरविंद घोष, कौन होगा जो पहले से देविया है, कौन है, शिवानंद। तो याद करने के बाद कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाइफ का डिवाइन इंसान बनाएगा, इसलिए ये है अरविंद घोष, लेकिन डिवाइन पहले से लाइफ है किसका, शिव जी का, शिवानंद। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हो गया, ठीक है। याद करने के बाद कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जाम में था कौन किसका, तो लाइफ डिवाइन कौन है, अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ शिवानंद। अगला लिखो, यामा, यामा महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा, ये सब याद रहना चाहिए। अगला लिखो, एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, पैसेज नहीं एसेज, ऐसे ऐसे अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे, एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष। अगला, अब एक दो दिन में किताब भी खत्म हो जाएगा। एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस, वीएस नाइपॉल, एरिया ऑफ डार्कनेस, वीएस नाइपॉल, एरिया ऑफ डार्कनेस, वीएस नाइपॉल। मालगुडीज डेज, मालगुडीज डेज, मालगुडीज डेज, मालगुडीज डेज, मालगुडीज डेज, आर के नारायण, आर के नारायण, मालगुडीज डेज, आर के नारायण। अल्लाह लिखो, गोदान, गोदान, गोदान गवन, अगला लिखना गवन, ठीक है, हाँ, कर्म भूमि, कर्म भूमि, ठीक है। ये सब सिर्फ जीके में ही काम नहीं आएगा, बल्कि हिंदी में भी काम आएगा। जहां हिंदी पूछता है ना, वहां ये सब कभी कभी पूछ लेता है, तो बताओ इसके लेखक कौन है। सबके लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गवन, कर्मभूमि, ये सब है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। उर्वशी, 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 रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला लिखो, गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजिनी नायडू। अगला लिखो, ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, क्या लिख दिए, ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू। दोनों का एक ही है, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू। हो गया, कितना हो गया,
बढ़ गया ज्यादा जी। चलो याद करो, इंटरनल इंडिया कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। एक बार कर्मभूमि सर्च करना, तो कर्मभूमि एक बार चेक करना ना, प्रेमचंद नहीं है कोई और है, एक बार कर्मभूमि चेक करना। ठीक है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, यामा महादेवी वर्मा, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल, मालगुडीज डेज आर के नारायण। देखो इसका दो आदमी का नाम आता है, एक है के आर नारायण और एक है आर के नारायण। तो के आर नारायण ने नहीं लिखा है, के आर नारायण हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये एक कॉमेडियन है, कार्टूनिस्ट है, कॉमेडियन नहीं कार्टूनिस्ट है, क्या नाम है? आर के नारायण। तो याद रखना, मालगुडीज डेज कौन लिखा है? आर के नारायण। गोदान क्या चाहिए? ठीक है, गोदान गवन कर्मभूमि कौन लिखा है? प्रेमचंद। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। फिर से रिपीट करो, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद। यामा महादेवी वर्मा, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल, मालगुडीज डेज आर के नारायण। गोदान प्रेमचंद, गोदान गवन कर्मभूमि कुरुक्षेत्र, ये सब प्रेमचंद। ये तीन किताब अच्छे से याद रखना। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। फिर से रिपीट करो, इंटरनल इंडिया लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद। यामा महादेवी, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल, एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल, एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल। मालगुडीज डेज आर के नारायण, मालगुडीज डेज गोदान गवन कर्मभूमि प्रेमचंद। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। रिपीट करो, इंटरनल इंडिया लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ यामा महादेवी, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल, मालगुडीज डेज आर के नारायण, गोदान गवन कर्मभूमि प्रेमचंद। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग्स। याद हुआ? रूम पे जाके जरूर देखा करो, जो पहली बार पढ़ रहे हो ना वो सब, तुम लोग को इसलिए बोल रहे हो, रूम पे जाके जरूर देखा करो। अगर इसको देखोगे नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, किसी भी तरीके से याद नहीं होगा। एक बार पढ़ो फिर देखो, फिर दोबारा यहाँ रिवीजन कराएंगे, तब तुम्हारे दिमाग में कुछ पोर्शन जाएगा, इसलिए जरूर देखा करो। चलो रिपीट करो एक बार फिर से, छोड़ देंगे। इंटरनल इंडिया लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, यामा महादेवी, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल, मालगुडीज डेज आर के नारायण, गोदान गवन कर्मभूमि प्रेमचंद। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स। अब एक दो दिन और चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तीर्थ स्थल था, हाँ? महा अच्छा उपनाम, भौगोलिक उपनाम ना। महाद्वीप प्लस सरा याद हो गया? महाद्वीपों का महाद्वीप, भविष्य का भंडार, विज्ञान के लिए समर्पित अंटार्कटिका, ठीक है। अंध महाद्वीप अफ्रीका, और मानव घर, मानव जाति का पालना, कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटीज यूरोप, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटीज एशिया, ठीक है।
प्रायद्वीपीय महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एशिया, एशिया। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप, डेजर्ट रहित महाद्वीप, यूरोप। दो महाद्वीप जो मिरर इमेज का दिखता है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। याद करो बाबू ये सब, जिसको नहीं याद है नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। आएगा लेकिन कर नहीं पाओगे। नई दुनिया, अरे किसका नई दुनिया? अफ्रीका है जी। अफ्रीका को तो ऐसे भी देख के नया नहीं लगता है। कैसे तुमको लग गया? अभी पहला है हीरा बनेगा। चलो, अब है तुम्हारा कुछ कुछ शहर वगैरह है, उसको हम लोग लिखेंगे। एक दो लाइन छोड़ देना महाद्वीप वाला, दो तीन लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखेंगे। अन्य भौगोलिक उपनाम, अन्य भौगोलिक उपनाम। अब इसमें शहर वगैरह या और कुछ नदी वगैरह आएगा तो वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। महासागर, नदी, शहर, ये सब आएगा, तो इसलिए अन्य। जिसका पेज खत्म हो गया है तो बाद में कहीं शुरू कर लेना। लास्ट में क्या लिख रहे हो? पुरस्कार। पुरस्कार खत्म हो गया, इसी के बाद लिख लो तीर्थ स्थल। ये तो अभी लंबा चलेगा, इसको छोड़ो। लगभग 5 पन्ना तीर्थ स्थल, 5 पन्ना लगभग छोड़ो, उसके बाद लिखना। चलो बोले, चलो लिखो। पहला है इटर्नल सिटी, शाश्वत शहर या नगर। इटर्नल सिटी, इंटरनल नहीं है ये, इटर्नल है। इटर्नल सिटी, इसीलिए हम करा रहे हैं ना। यही चीज जो अभी किया ना, ऐसा नहीं कि इसको आता नहीं है। कारण है कि पढ़े हुए समय बीत गए, रिवीजन करने का समय नहीं मिल पाया, नहीं किया, ठीक है। यही एग्जाम में भी करके आ जाएगा। इसलिए बोले कि ये सब चीज छोटे छोटे हैं, पर एग्जाम में गलती करके आओगे 1 नंबर पीछे तुमको कर देगा, ठीक है। इटर्नल सिटी, हिंदी में शाश्वत नगर, शाश्वत नगर, ठीक है। शाश्वत, शाश्वत सही लिखे हैं? ये बोलोगे वही सो होगा, हमको लग रहा है ये बोला शाश्वत शहर, ठीक है। शाश्वत शहर मतलब दोनों में से किसी का मतलब समझते हो? हिंदी अंग्रेजी दोनों में से किसी का? इटर्नल का मतलब क्या हुआ या शाश्वत का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि जो शुरू हुआ था और कभी खत्म नहीं हुआ, समझ में आया? इसी को बोलते हैं इटर्नल, ठीक है। जो निरंतर चल रहा है, पहले से शुरू हुआ। और दुनिया में जितने सभ्यताएं हैं, जितना शहर है, सब विकसित हुआ, विघटित हुआ, फिर विकसित हुआ, समझ में आया? जैसे मान लो भारत को ही देखोगे, क्या शुरुआत में जब से जिंदगी आया है या जब से भारत बसा है एक ही जैसा चल रहा है क्या? आंसर है नहीं। 3 सभ्यता तो हम लोग खुद पढ़ रहे हैं। एक पढ़े सिंधु सभ्यता, क्या पढ़े सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता खत्म होगा, फिर वैदिक सभ्यता, क्या होगा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता खत्म होगा, तब हम लोग महाजनपद काल में यानी आधुनिक सभ्यता शुरू करेंगे, यही ना हुआ जी। और आधुनिक सभ्यता अभी तक चल रहा है, ये फिर खत्म होगा कभी ना कभी, एक समय ऐसा आएगा फिर से यहाँ नया सभ्यता आएगा। नहीं हुआ तो हम लोग शाश्वत रह जाएंगे। तो दुनिया में एक शहर ऐसा है जिसको कहा जाता है कि जैसे शुरू हुआ था, गिरते पचड़ता वो कंटिन्यू रहा, वो है रोम। कौन है? रोम। इसीलिए इटर्नल सिटी किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम को। शाश्वत शहर रोम, शाश्वत शहर रोम, ठीक है, रोम। अगला लिखो, एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक तट है उसकी रानी, उसमें सबसे बढ़िया शहर उसकी रानी, एड्रियाटिक की रानी। एड्रियाटिक की रानी वेनिस, वेनिस, वेनिस इटली। अच्छा, रोम कहाँ है? इटली में, इटली। एड्रियाटिक की रानी वेनिस, ब्रैकेट में डाल दोगे इटली, क्योंकि पता होना चाहिए शहर कहाँ का है, इटली। कभी मौका मिले तो घूमने जाना, बड़ा बढ़िया शहर है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, ठीक है।
9 से ही घूमोगे, मतलब वहां घर से आदमी निकलता है और 9 में बैठ के चारों तरफ घूमता है। मतलब घर के बाद से हम लोग का रोड होता है ना, तो वहाँ शहर जो है वो आधा शहर, लगभग आधा शहर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। घर से निकलेगा 9 में बैठ के कहीं जाएगा, मतलब रोड नहीं है, रोड पानी 9 सबका अपना अपना छोटा छोटा 9 होता है, कहीं निकल क्या घर बना हुआ है ऊंचाई पे, मतलब अब जमीन से इतना ऊंचा पानी बह रहा है, उसके ऊपर घर है, ठीक है, घर में नहीं घुसेगा। क्या हुआ? तो बड़ा बढ़िया लगता है देखने में, पुराना शहर है, पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। कभी जाना घूमने? तुमको कहाँ बोल रहे हैं जी, तुम जाओ वहां एड्रियाटिक रानी। कभी सऊदी अरब जाओगे या उससे दूर जाओगे, उसमें तुमको बीच बीच चौराहे पे जैसे कुछ कुछ फेमस चीज मिलता है ना, वहाँ बीच बीच चौराहे पे एक सर्किल मिलेगा और लिखा हुआ रहेगा सजाए सजाए चौराहा। यहाँ पे मृत्यु दंड दिया जाता था पब्लिक के बीच में, ऐसे सबके सामने मुंडा रख के काट दिया जाता था। वो सब शहर घूमने लायक है। देखो देखो तुरंत, ठीक है चलो। तो एड्रियाटिक की रानी किसको कहते हैं? वेनिस, वेनिस इटली, ठीक है। अगला लिखो, अरब सागर की रानी हमारे पास भी है, अरब सागर की रानी, वो एड्रियाटिक की रानी है, तो हमारे पास अरब सागर की रानी कोची कोचीन या कोची, कुछ लिखोगे। बिना माइक का पढ़ाते हुए कितना दूर आवाज आएगा? किसको किसको सुनाई दे रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नहीं जा रहा है आवाज? ठीक है, तो अरब सागर की रानी कोची, कोची या कोचीन एक ही है। केरल का शहर है कोची या कोचीन, तो ब्रैकेट दे दोगे बगल में, मतलब ब्रैकेट में केरल। अगला लिखो, 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर, पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, जिसको हम लोग शाश्वत नगर भी कहते हैं, ठीक है, 7 पहाड़ियों का नगर। अगला है 7 टापुओं का, 7 टापुओं का नगर, हाँ मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई। मुंबई जो है ये 7 टापुओं से मिलकर बना हुआ है। टापू समझते हो ना, क्या होता है टापू? और द्वीप क्या होता है? तुम ही बताओ, टापू क्या होता है? देखा देखा कैसे करेक्ट किया? अभी समुद्र में निकल रहा था, अब समुद्र में छोटा सा निकल रहा है तो हंस क्या दिया? द्वीप और टापू में अंतर थोड़ी ना है ये, बड़ा है तो उसको द्वीप कहेंगे, छोटा है तो टापू कहेंगे। अभी वो उस पे हंस रहा था, ये 2 बार 3 बार बोला, पकड़ लिया, ये बात तो सही है। पहले समुद्र से निकला हुआ, समुद्र से निकला हुआ, समुद्र से छोटा सा निकला हुआ ठीक है, तो 7 टापुओं का नगर मुंबई। मुंबई कहाँ है? मुंबई किस देश में? भारत में है, महाराष्ट्र। अरे हमको लगा नहीं जानते हो, ठीक है। 7 टापुओं का शहर मुंबई। अगला लिखो, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। अरे सबको सब चीज थोड़ी ना, जैसे हमको नहीं आता है तो हम पूछ लिए तुम लोग से। नागालैंड कहाँ है? तो इंग्लैंड के बगल में, ठीक है। 7 पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी बताओ। मसूरी, मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी, ठीक है मसूरी। अगला लिखो, पर्वतों की राजकुमारी, या नहीं तो हिल स्टेशन, ठीक है। मतलब पर्वतीय नगर कहते हैं। हिल स्टेशन क्या हुआ? हिल स्टेशन क्या हुआ? पर्वतीय नगर, ठीक है। जो भी है, हिल स्टेशन की रानी या पर्वतों की रानी लिखो ना। राजकुमारी, हाँ राजकुमारी, ये रानी लिखे, अब लिख रहे हैं अगला राजकुमारी। तो अलग अलग है, रानी अलग है, राजकुमारी अलग है, सब याद करना पड़ेगा।
राजा कोई नहीं है, पर्वतों का राजा हिमालय। ठीक है, तो पर्वतों की रानी मसूरी हो गई, और पर्वतों की यानी तो हिल स्टेशन की राजकुमारी कोडाइकनाल, कोडाइकनाल। ठीक है, राजकुमारी। ये सब फालतू सब लिख लिख के कोई चला गया है और तुम लोग को रटवा रहे हैं। पहले गलती किया जो लिखा, उसके बाद गलती किया जो एग्जाम में पूछा, उसके बाद गलती किया जो तुमको पढ़ा रहा है, उसके बाद तुम गलती करोगे जो पढ़ रहे हो। सही का कोई वैल्यू है नहीं इस जमाने में। क्या हुआ? ठीक है, पर्वतों की रानी तुमको अब तो अभी सिचुएशन आता तो भी तुमको नहीं देता। पर्वतों की रानी मसूरी और पर्वतों की राजकुमारी कोडाइकनाल। अगला लिखो, आइलैंड ऑफ क्लोव्स मतलब लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप। कभी थोड़ा इधर उधर भी नजर झांकोगे तो पता चलेगा। लौंग का द्वीप, देखो है ये लौंग, पर इसके आंसर में आता है जिंजर। जिंजर समझते हो ना, जिंजर मतलब अदरक होता है, तो है लौंग का द्वीप, और ऑप्शन में ढूंढोगे जिंजर, जिंजीबार। क्या है? जिंजीबार, जिंजीबार, जिंजीबार। तंजानिया का द्वीप है। अब शुरू हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा आज मैप नहीं है ना, कल से तुम्हारा शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत देश के बारे में भी जानेंगे, वहां से धीरे धीरे सीखते जाओगे। जिंजीबार तंजानिया का एक द्वीप है, जिंजीबार, ब्रैकेट में दे दोगे तंजानिया। इस जिंजीबार में काफी बढ़िया क्वालिटी का लौंग होता है। लौंग, लौंग खाते हो ना जी, इसी को कहते हैं क्लोव। कई बार पूछा जाता है लौंग के वृक्ष का या पौधे के किस भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो पुष्प, कली कौन बोलेगा? हाँ, तुम पुष्प बोल के रुक गया, पुष्प कली। ठीक है, इस कली को ही हम खा लेते हैं, यही है लौंग। यही लौंग काफी बढ़िया क्वालिटी का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जिंजीबार में, इसीलिए कहा जाता है लौंगों का द्वीप। ठीक है, जिंजीबार। अगला लिखो, गार्डन सिटी, गार्डन सिटी, गार्डन सिटी एक ऐसा शहर था, अब तो कम हो गया है, जो हर तरफ जैसे गार्डन की गार्डन जैसा ही लगता, मतलब हर तरफ फूल पत्ती से सजा हुआ रहता था। तो विवेकानंद जब वहां गए थे तो काफी उनको मजा आया था। ठीक है, विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो। ठीक है, शिकागो काफी खूबसूरत शहर नजर आता था, क्योंकि घर है, घर के आसपास हर तरफ गार्डन गार्डन ही नजर आता था, मतलब खुशनुमा माहौल लगता था। शिकागो शहर इसलिए प्रसिद्ध था वो, इसलिए इसको कहा जाता है गार्डन का शहर। कई बार इसको हवा का शहर भी कहा जाता है, मतलब मीठी मीठी हवाएं चलती रहेगी। तो गार्डन सिटी किसको कहते हैं? शिकागो। कहाँ का शहर है? अमेरिका का शहर है शिकागो। शिकागो अमेरिका का शहर है, इसको गार्डन सिटी कहा जाता है। ठीक है, गार्डन सिटी शिकागो, गार्डन सिटी शिकागो। अगला पूर्व का वेनिस। अब रुक जाओ, कोई मत बोलना, जिससे पूछेगा मतलब पूर्व का वेनिस, ये हम पढ़ाई नहीं है, पर तुमको खुद से ही सोच समझ के बोलो। चुप रहो, किससे पूछे? रवि बाबू बताइए, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसको कहेंगे? पूर्व का वेनिस किसको कहेंगे? हाँ, नहीं पता? कोई बता पाओगे? ऑप्शन ठीक है, लिखो कोचीन। हमको लगा कुछ दिमाग लगाओगे, सोचोगे। अभी ऊपर बताए थे, जिस तरह से एड्रियाटिक की रानी, क्या इसका इस्तेमाल हम किए थे कि नहीं किए थे? इसी को कहते हैं ब्लंट बुद्धि। ठीक है, एड्रियाटिक की रानी किसको कहते हैं? ठीक है जी, आई एम सॉरी, मेरा ही गलती हो गया कि हम पूछ लिए। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं, और बोले थे जिस वजह से एड्रियाटिक की रानी वेनिस है, वैसे ही अरब सागर की रानी कौन है? कोचीन। अब यही चीज यहाँ पे आया, पूर्व का वेनिस किसको कहेंगे?
कोचीन को। हम गलत जगह माथा मार लिए जी। तुम लोग दीवार नहीं है, वो पहाड़ का वो क्षेत्र है जो कभी टूटेगा ही नहीं। पूर्व का वेनिस कोचीन, कोचीन। अगला लिखो, पूर्व का रोम। हो गया क्या? अभी बाकी है? हो गया, चलो छोड़ो, पढ़ो। इटर्नल सिटी यानी शाश्वत नगर, रोम। रोम ये कभी खत्म होने वाला, नहीं खत्म होने वाला शहर है, जो एक समय में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है और सब बताइए चलता चलेगा। ठीक है, तो शाश्वत शहर किसको कहते हैं? रोम। एड्रियाटिक की रानी वेनिस, अरब सागर की रानी कोचीन, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 टापुओं का नगर मुंबई, पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की राजकुमारी कोडाईकनाल, लौंग का द्वीप जिंजीबार, गार्डन सिटी शिकागो, पूर्व का वेनिस कोचीन, इटर्नल सिटी रोम, एड्रियाटिक की रानी वेनिस, अरब सागर की रानी कोचीन, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 टापुओं का नगर मुंबई, पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की राजकुमारी कोडाईकनाल, लौंग द्वीप जिंजीबार। कहाँ है जिंजीबार? तंजानिया, अफ्रीका। गार्डन सिटी शिकागो, कहाँ है शिकागो? अमेरिका में। पूर्व का वेनिस कोचीन, कहाँ है कोचीन? एक बार और। इटर्नल सिटी रोम, एड्रियाटिक की रानी वेनिस, अरब सागर की रानी कोचीन, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 टापुओं का नगर मुंबई, पर्वतों की रानी कोचीन, पर्वतों की राजकुमारी लौंग का द्वीप जिंजीबार, इटर्नल सॉरी गार्डन सिटी शिकागो, पूर्व का वेनिस कोचीन। हुआ याद? ये सब में कुछ है ही नहीं, बस याद करना है। और कुछ है? छोड़ दो। और कुछ पढ़ाते थे जी? तीर्थ स्थल। अच्छा, अब तीर्थ स्थल कल कराएंगे, आप छोड़ दो। तीर्थ स्थल में 2 चीज पढ़ा देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। 4 धाम यात्रा सुने हो कभी? जाओगे? आर्यन 4 धाम यात्रा में जाएगा जी? हाँ? कहाँ से शुरू करेगा? जगह बताओ ना, कहाँ शुरू करोगे? 4 धाम यात्रा सुने तो सब हो, सब मन में पाल के रखे हुए, नौकरी करेंगे तो भेजेंगे पापा मम्मी को 4 धाम यात्रा में। कहाँ से कहाँ भेजोगे? बद्रीनाथ शुरू करेगा। 4 धाम मतलब 4 जगह होगा। क्या होगा? 4 जगह। अक्सर लोग जो 4 धाम जानता है वो छोटी 4 धाम है, तो 4 धाम 2 है। एक को बोलते हैं 4 धाम और एक को बोलते हैं मिनी 4 धाम। ठीक है, पर आजकल जो फेमस है वो कौन सा 4 धाम फेमस है? मिनी 4 धाम ही फेमस है। ठीक है, मिनी 4 धाम उत्तराखंड में है। मिनी 4 धाम कहाँ है? उत्तराखंड। अगर तुमसे एग्जाम में सवाल पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा 4 धाम का हिस्सा है, तो ध्यान देना पड़ेगा पहले कि चारों शहर उत्तराखंड का ही है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो भी एक ऑप्शन सही है, हो सकता है तुम्हारा, और अगर सब उत्तराखंड का है तो भी सही हो सकता है। हम लोग कहते हैं, कई बार एग्जाम में क्लियर नहीं करता है, मिनी 4 धाम कर दिया था तो क्लियर हो गया, और 4 धाम किया तो भी क्लियर है। पर कई बार एग्जाम में मिनी 4 धाम को भी क्या कह के पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा शहर 4 धाम के अंदर आता है। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं 4 धाम। क्या पढ़ेंगे? 4 धाम। 4 धाम का यात्रा। तो कितना शहर इसमें होगा? 4 शहर। कितना शहर होगा? 4 शहर। ठीक है, तो याद रखोगे 4 धाम में से, 4 धाम में से नीचे से अगर हम लोग शुरू करें, नीचे शुरू करेंगे तो पहला शहर होगा रामेश्वरम। पहला शहर कौन सा होगा? रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु। पहला हो गया रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से स्टार्ट किए, रामेश्वरम से चले गए पुरी। कहां चले गए? पुरी। ये था रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम। कहां चले गए? पुरी। तो दूसरा शहर क्या हो गया? पुरी, उड़ीसा। ठीक है, पुरी उड़ीसा। क्या क्या बोल रहा है?
तुम अलग चीज जा रहे हो। ये क्या बोल रहा है बताओ? ये मठ का बात बोल रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पहला रामेश्वरम, इसके बाद कहाँ गए? पुरी। कहाँ गए? पुरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बाद आएंगे इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ होगा बद्रीनाथ। क्या होगा? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। तो तीसरा कौन सा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड, ठीक है, बद्रीनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड। इस बद्रीनाथ से फिर आगे निकलेंगे, यहां आ जाएंगे, और ये है गुजरात का द्वारिका। द्वारिका गुजरात, द्वारिका गुजरात। चौथा कौन सा हो जाएगा? द्वारिका गुजरात, ठीक है, द्वारिका गुजरात। तो ये 4 स्थल है, इसी को कहते हैं 4 धाम। अक्सर जो भी अपने बाप माँ को भेजोगे, इस पर कोई नहीं भेजता है अब जो दूसरा वाला बताएंगे, यही पर सब भेजता है और इसी को 4 धाम कहता है। एक्चुअल 4 धाम ये है, ये उन्हीं मठों पर आधारित है जिसका ये चर्चा करने का प्रयास कर रहा था। वो पढ़ाएंगे कभी शंकराचार्य का 4 मठ कौन कौन है, क्या क्या है, याद रहेगा। पहला रामेश्वरम, दूसरा पुरी, तीसरा बद्रीनाथ और चौथा द्वारका। उस मठ में पढ़ाएंगे तो पहला चला जाएगा कर्नाटक, ठीक है, वो वहां चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या ये 4 धाम याद हुआ? रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ और द्वारका, ये हो गया 4 धाम, और यही हो गया तुम्हारा 4 धाम यात्रा, ठीक है। तो यहां से शुरू करके यहां आके वापस घर चले जाओ। अब दूसरा है मिनी 4 धाम। कौन सा है? मिनी 4 धाम। तो मिनी 4 धाम का पहला चीज जो है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। पहला चीज तो यही याद रखना है कि मिनी 4 धाम कहाँ है? उत्तराखंड। अब अगर ये याद रह गया तो एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में है तो कहां कहां कौन कौन होगा? गंगोत्री, यमुनोत्री। पहला क्या आ जाएगा? गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री। उसके बाद यमुनोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री चला गया, यमुनोत्री चला गया। इसके बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब अक्सर लोग इसी का यात्रा करता है क्योंकि आसान है पूरा भी हो जाता है उत्तराखंड में ही पूरा, और सरकार भी इसी को प्रमोट कर रही है क्यों? क्योंकि ये यात्रा करवाने में काफी खर्च है और माथा खराब होता है, ठीक है। कि बस अगर देगा तो एक एक अलग अलग छोर पे रहा है, तो ये यात्रा करवाने में सरकार को कहीं भी बेनिफिट नहीं होता है। अक्सर लोग को बोलेगा 4 धाम पे गया है, इस पर भेजे उस पर भेजे, बात बराबर है, चाहे मंदिर खाली जाना है। 90% लोग जो 4 धाम की यात्रा पे जाता है उसको नहीं पता होता है कि हम जा कहाँ रहे हैं वो गाड़ी में बैठता है, उसको एक जगह जाके छोड़ देगा, वो जान जाएगा इसमें से या तो बद्रीनाथ आया है, केदारनाथ आया है, कहीं गया है। ये दोनों के बारे में तो कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे भी 4 मंदिर लेके गया, हो जाएगा 4 धाम। तुमको हम 4 धाम के नाम पे देवघर, बासुकीनाथ ये सब करवा देंगे तो भी खुश रहोगे। सरकार को लगा कि इसको प्रमोट करने से ज्यादा फायदा किसको? मिनी 4 धाम को कर देते हैं। सरकार इसके लिए प्रोग्राम चलाती है। पिछला बार तो शायद स्कीम वगैरह भी निकाली थी। उत्तराखंड में काफी पॉपुलर कर रहा है, इसको पूरे को एक रूट से जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये क्या है? मिनी 4 धाम। कहाँ है ये मिनी 4 धाम? उत्तराखंड में। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और 4 धाम एक्चुअल जो है ये है रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ और द्वारिका। ये दोनों अलग अलग 4 धाम है, याद रखोगे। अब सवाल ये आता है कि हमको तो यात्रा करना नहीं है, हम पढ़ क्यों रहे? सवाल कैसे पूछे जाएंगे? दे देगा 3 शहर का नाम पूछेगा, इसमें से कौन सा 4 धाम का चौथा शहर नहीं है या है, इस तरह का सवाल आएगा। ध्यान वहां ये देना पड़ेगा कि ये वाला लॉट है कि ये वाला लॉट है। क्लियर हो गया? 4 धाम कितने प्रकार के पढ़े हम लोग? एक्चुअल 4 धाम, जिसको वृहद 4 धाम बोल सकते हैं, कौन कौन है? रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका। और दूसरा मिनी 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सवाल तुमसे ज्यादा किससे पूछे जाने के चांसेस है? दूसरे वाले, ठीक है। चलो रहने दो, अब बाकी कल करेंगे। करंट भी पढ़ोगे? थक गए। चलो राष्ट्रपति भवन के बारे में बताए थे कल। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? कब कंप्लीट हुआ? 1929।
खोला कब गया? 1931। पहले रहा कौन उसमें? एडविन रहा। पहले नाम क्या था? वायसराय हाउस। आजादी के बाद नाम क्या हो गया? राष्ट्रपति भवन। वहां का एक हॉल था जिसका भी वर्तमान नाम बदल दिया गया है, गणतंत्र मंडप। पहले था दरबार हॉल। क्या नाम था? एक गार्डन है, अमृत हो गया। बस बस हो गया। लिखो अगला। एक कैप्टन थे, कैप्टन हनीफुद्दीन। कैप्टन हनीफुद्दीन। अब नाम है ऐसा वैसा है तो क्या करें? हनीफुद्दीन, हनीफुद्दीन। क्या बोल रहा है? हनीफुद्दीन। लेकिन जो मतलब नाम बड़ा यूनिक सा रहता है, मतलब और सब में देखोगे तो नाम बहुत एक दूसरे से मिक्स होता हुआ नजर आता है, और ये सब में कितना भी बड़ा नाम हो जाए सेम टू सेम रखेगा, यानी तो अलग रखेगा, ठीक है, अलग अलग नाम रहेगा। अब जलालुद्दीन भी रह सकता था, लेकिन रख लिया हनीफुद्दीन। पर हमारे लिए प्रतिष्ठित आदमी है तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कैप्टन हनीफुद्दीन ये कारगिल युद्ध के नायक हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कैप्टन हनीफुद्दीन का संबंध किससे है? कारगिल युद्ध, ठीक है, कारगिल युद्ध, ठीक है। अब रिसेंटली कारगिल युद्ध तो हुआ नहीं है, वो तो 2009 में ही हो गया। अच्छा, जरूर हुआ था, ठीक है ठीक है। बहुतों को ये भी पता ही नहीं है, मेरा मजाक मेरे तरह रह गया, ठीक है। तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। उस युद्ध में इनका काफी योगदान था। वर्तमान में क्यों चर्चे में आया? क्योंकि करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हम लोग। इनका जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया है, ठीक है। तो याद रखोगे कैप्टन हनीफुद्दीन का प्रतिमा अनावरण किया गया केरल में, ठीक है। इनका प्रतिमा कहां अनावरण किया गया है? केरल। पर यह सवाल नहीं पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा तुमसे कि कैप्टन हनीफुद्दीन किस युद्ध से संबंधित थे? किस युद्ध से संबंधित थे? कारगिल युद्ध से, ठीक है, याद रखोगे। अगला लिखो। अगला लिखो। एक खान है जिसका नाम है साधो। साधो, साधो सोना का खान है, सोना खान, साधो सोना खान, ठीक है। साधो सोना खान, ठीक है। क्या खान का नाम है? साधो। सवाल पूछा जाएगा कि साधो सोना का खान कहां है। अब इस तरह का टेटला बहुत सारा नाम होगा, सब बैठ के रटने मत लगना। ये चर्चे में आया इसलिए पूछा जाएगा, जरूरी नहीं कि सबके बारे में पूछे। ये कहां का है? जापान का, ठीक है। साधो सोना का खान कहां है? जापान में, ठीक है। ये अभी रिसेंटली से चर्चे में आया है क्योंकि यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में डाला है, ठीक है। तो याद रखोगे साधो सोना खान कहां का है? जापान का, ठीक है। एक नया सर्च इंजन आविष्कार किया गया, इसका नाम है सर्च जीपीटी। क्या नाम है? सर्च जीपीटी। सर्च जीपीटी। जीपीटी समझते हो ना? आजकल जमाना जो चल रहा है वो जीपीटी का ही चल रहा है। एआई बेस्ड सर्च इंजन जो होता है, जो कि अभी किसका था? जीपीटी कौन आविष्कार किया था जी? ओपन एआई, ठीक है। तो उसी का और एडवांस्ड सर्च जीपीटी नाम से एक और वो लॉन्च किया, एडवांस वर्जन उसका। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सर्च जीपीटी किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? ओपन एआई ने। किसने किया है? ओपन एआई। ये कंपनी का नाम है ओपन एआई, अमेरिकी कंपनी है। सवाल तुमसे पूछा जाएगा सर्च जीपीटी किसका है? सर्च जीपीटी किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? ओपन एआई। अगला लिखो। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली नहीं, वो भी अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन करंट अफेयर से रहो। ठीक है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा एवं सबसे तीव्र, सबसे युवा एवं सबसे तीव्र तैराक नाम है जिया राज। जिया राज, जिया राज। पाकिस्तानी नहीं है जी। कौन बोल रहा है पाकिस्तानी? भारत की है। बड़ा पाकिस्तान प्रेम दिखा रहा है।
जिया राज महाराष्ट्र की है। तुरंत कुछ मिला नहीं, पाकिस्तान को दे दो। जिया राज। हाँ क्या हुआ? ठीक है, जिया राज। क्वेश्चन समझ में आया? सब छोटी बच्ची है, मात्र 11 साल की लड़की है, ठीक है, और इंग्लिश चैनल को पूरा तैर कर ये पार की 17 साढ़े 17 घंटे के आसपास, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे कम समय में पार करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई, मतलब तैराक बन गई। क्या नाम है? जिया राज। ब्रैकेट में लिख दोगे महाराष्ट्र, मतलब इनका संबंध जो है महाराष्ट्र से। कई बार इस तरह के सवाल पूछ लेता है किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र। और लिख दोगे इस जगह 11 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष में? 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष। इससे पहले जो रिकॉर्ड था, लिखना नहीं है, इससे पहले किसी अमेरिकी का शायद रिकॉर्ड था जो 13 साल में की थी, ठीक है। ये तो 11 साल में कर लो। अगला लिखो, किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन हेतु पहली बार पवन टरबाइन का इस्तेमाल किया गया? किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन हेतु पवन टरबाइन यानी विंड टरबाइन का इस्तेमाल किया गया, या विंड मिल का इस्तेमाल किया गया? और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला है, ठीक है। तो क्या गया आंसर होगा पेरियार टाइगर रिजर्व। कहां है? केरल। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन था कि किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन हेतु पहली बार विंड टरबाइन का इस्तेमाल किया गया, या पवन टरबाइन का इस्तेमाल किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व। एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉल ऑफ द गिर। क्या है? कॉल ऑफ द गिर, ठीक है। गिर जंगल सुने हो? गिर फॉरेस्ट, ठीक है। हाँ, गिर फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात में। शेर का, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड एक किताब लिखा गया, इसका नाम है कॉल ऑफ द गिर, ठीक है। पुस्तक है ये। क्या नाम है इसका? कॉल ऑफ द गिर। तो कई बार यही तुमसे पूछा जाएगा किसके बारे में ये किताब है, किसके बारे में किताब होगा? हाँ, एशियाई शेर के बारे में। टाइगर रिजर्व तो है ही है गिर में, एशियाई शेर के बारे में। 2 पॉइंट लिखोगे। लिखा किसने? लेखक कौन है? लेखक लिखो परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी। परिमल, ठीक है, परिमल नाथवानी। नाथवानी, परिमल नाथवानी। कौन लिखा है? परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी, ठीक है। और विमोचन करता हमारे तुम्हारे सबके प्यारे, देखता है जी, विमोचन मोदी जी, ठीक है। और अगर पूछा जाए किसके लिए है ये किताब, तो एशियाई शेरों पर आधारित है, एशियाई शेरों के लिए, ठीक है। चलो रिपीट करो। कैप्टन हनीफुद्दीन। एक और आदमी का नाम था जिसके ऊपर किताब लिखा गया था, मेरे पापा परमवीर। अब्दुल हमीद, ठीक है। अब्दुल्ला कौन बोल रहा है? अब्दुल हमीद, ठीक है। किस युद्ध से थे वो? 1965। देखो आगे जैसे से पढ़ते जाओगे कंफ्यूजन होता जाएगा, इसलिए क्लियर रखो पॉइंट, ठीक है। कैप्टन, उनका क्या नाम था? अब्दुल हमीद। 1965 के युद्ध के नायक थे, और उन पर जो किताब लिखा गया था उसका नाम था मेरे पापा परमवीर। किसने लिखा था? रामचंद्र निवासन, ठीक है। और विमोचनकर्ता कौन था? मोहन भागवत, जो कि आरएसएस प्रमुख है। और अभी हम लोग कैप्टन हनीफुद्दीन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कारगिल युद्ध से संबंधित है। बस इतना ही पूछेगा, और इनका भी प्रतिमान आवरण क्या है ये नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो, सादो सोना खान कहाँ का है? जापान का। चर्चे में आया क्योंकि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये नहीं पूछेगा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया कि नहीं किया गया। सवाल पूछेगा सादो खान कहाँ है? कहाँ है? जापान। सर जीपीटी का विकास किसने किया? ओपेन ने। जिया राज को कैसे जानते हो? सबसे कम उम्र की लड़की है जो कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार की है, ठीक है, मात्र 11 वर्ष, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व क्यों चर्चे में आया? क्योंकि यहाँ बिजली जो बन रहा है ये पवन टरबाइन का इस्तेमाल करके बनना शुरू हुआ है,
ठीक है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके लिए है? एशियाई शेर के लिए। किसने लिखा है? परिमल नाथवानी ने। और विमोचन करता मोदी जी। फिर से रिपीट, कैप्टन हनीफुद्दीन कारगिल युद्ध, ठीक है। सादो खान जापान। सर जीपीटी किसने विकास किया? जिया राज इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की, कितने वर्ष में? 11 वर्ष। पेरियार टाइगर रिजर्व टरबाइन, पवन टरबाइन से बिजली पैदा करने वाला पाला। कॉल ऑफ द गिर किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। किसने लिखा? परिमल नाथवानी ने। और विमोचन करता मोदी जी। ठीक है, रहने दो।